हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं थर्ड लेक्चर। तो देखिए आप, थर्ड लेक्चर में अपन बात करेंगे विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश के मूल गुण, ठीक, यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें देखिए, यहाँ हम विद्युत आवेशों के कुछ अन्य महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला है विद्युत आवेशों की योज्यता। नंबर 1, विद्युत आवेशों की योज्यता। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेशों की योज्यता। तो देखिए आप, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, यानी कि ये एक अदिश राशि है, ठीक। विद्युत आवेश योगात्मक होता है तथा किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक। धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों को वास्तविक संख्या के समान ही जोड़ा जाता है। आवेशों का योग करते समय इनके चिन्हों, यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक। अब देखिए आप एग्जाम्पल, यानी कि किसी वस्तु पर तीन आवेश लेते हैं। जैसे किसी वस्तु पर 3 आवेश है, +3Q, -4Q, +5Q। ये किसी वस्तु पर आवेश के मान है, +3Q, -4Q, +5Q के योग से केवल, अब इनका योग करेंगे अपन, के योग से केवल +4Q आवेश ही प्राप्त होता है। देखिए, प्लस का कितना हो रहा है 8Q और माइनस का कितना है 4Q। तो इनके योग, इनका क्या करेंगे अपन, यहाँ पर बीजगणितीय योग करेंगे। तो इनके योग से यानी कि 4Q आवेश ही प्राप्त होता है। यदि किसी वस्तु पर आवेशों का योग 0 हो, यदि किसी वस्तु पर आवेशों का योग 0 हो, तब वह वस्तु क्या होगी? उदासीन। तब वह वस्तु क्या कहलाएगी? उदासीन कहलाती है, ठीक। अब देखिए आप, नोट की बात करते हैं अपन। द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है, पर यह केवल धनात्मक ही होता है। यानी कि आवेश का मान धनात्मक, ऋणात्मक व 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, द्रव्यमान भी क्या है? एक अदिश राशि है, पर यह केवल क्या होता है? धनात्मक ही होता है, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का संरक्षण। नंबर 2 टॉपिक, यानी कि दूसरा गुण देख रहे हैं अपन इसका। दूसरा क्या गुण है? विद्युत आवेश का संरक्षण। नंबर 2, विद्युत आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके अनुसार, यानी कि इसके अनुसार किसी विलगित निकाय में, विलगित का मतलब अलग अलग निकाय में, इसके अनुसार किसी विलगित निकाय में किसी अनुक्रिया के पूर्व व पश्चात निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, ठीक। तो देखिए आप, उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। घर्षण द्वारा आवेशन में आवेश संरक्षण। नंबर 1 एग्जाम्पल लेते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन में आवेश संरक्षण। तो देखिए, किसी
निकाय में विद्युतीय रूप से उदासीन रेशम का कपड़ा, उदासीन रेशम का कपड़ा, ये यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, यानी कि घर्षण द्वारा आवेशन में आवेश संरक्षण, घर्षण द्वारा आवेशन में आवेश संरक्षण। तो देखिए आप इसका यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि विद्युत आवेश का संरक्षण, इसमें घर्षण द्वारा आवेशन में आवेश संरक्षण। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि किसी निकाय में विद्युतीय रूप से उदासीन रेशम का कपड़ा, एक उदासीन रेशम का कपड़ा ले लिया अपन ने, ये रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा, ठीक, उदासीन रेशम का कपड़ा। वह कांच की छड़ को लेते हैं, कांच की छड़ को, ये भी क्या है, उदासीन है, ये कांच की छड़, ठीक, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है, अतः निकाय में प्रारंभिक आवेश क्या है, शून्य है, कोई आवेश नहीं है। अब देखिए, अब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को क्या कर रहे हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में क्या हो जाते हैं, रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, ठीक। अब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे रेशम का कपड़ा, अब देखिए ये रेशम के कपड़े में चले गए, जिससे रेशम का कपड़ा ऋणावेशित क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, तथा कांच की छड़ पर उतनी ही मात्रा में धनात्मक आवेश आ जाता है, उतने ही मात्रा में कौन सा आवेश आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। अतः परिणामी रूप से निकाय पर आवेश शून्य ही रहता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है, ठीक। अब देखिए इसका सेकंड उदाहरण, नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश का संरक्षण। सेकंड उदाहरण लेते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश का संरक्षण। नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश का संरक्षण। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक यानी कि नाइट्रोजन का नाभिक लेते हैं और उसके ऊपर एक एल्फा कण का प्रहार करते हैं। तो नाइट्रोजन का नाभिक यानी कि 7n14, 7n14, इसके ऊपर किसका प्रहार करते हैं, यानी कि 2He4 एल्फा कण, यानी कि द्विधनायनित हीलियम कण ही क्या कहलाते हैं, एल्फा कण कहलाते हैं। ये तो हो गया नाइट्रोजन का नाभिक और ये क्या हो गया, एल्फा कण, ठीक। सबसे पहले क्या किया अपन ने, नाइट्रोजन का नाभिक लिया, ठीक, इसके ऊपर क्या किया अपन ने, अल्फा कण का प्रहार किया। तो यहाँ पर कौन सा नाभिक प्राप्त हुआ, 9F18, 9F18, यानी कि फ्लोरीन का सल्लयज नाभिक प्राप्त होता है, सल्लयज नाभिक। अब ये सल्लयज नाभिक क्या होता है, सल्लयज नाभिक, सल्लयज नाभिक क्या होते हैं, जो स्थायी नाभिक में टूटने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब ये स्थायी नाभिक में टूटेगा तो यहाँ से देखिए आप, यानी कि ऑक्सीजन 8O17 + 1H1, यानी कि यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाता है। तो आप देखिए
अभिक्रिया से पहले 9e यानी कि 9 प्रोटॉन के बराबर आवेश है, और अभिक्रिया के बाद में भी आप देखिए 9 प्रोटॉन के बराबर आवेश है। ठीक, तो आप देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में भी क्या होता है, आवेश का संरक्षण प्राप्त होता है। उपरोक्त उदाहरण में नाइट्रोजन के नाभिक पर एल्फा कण का प्रहार किया जाता है, जिससे फ्लोरीन यानी कि 9F18 का नाभिक प्राप्त होता है, जो कि परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अतः प्रत्येक स्थिति में कुल आवेश 9e के तुल्य रहता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। यानी कि यहाँ पर जो आवेश होता है वो 9 प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक, अब बात करते हैं आगे, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, रेडियो एक्टिवता में आवेश का संरक्षण। रेडियो एक्टिवता में थर्ड एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिवता में आवेश का संरक्षण। रेडियो एक्टिवता में आवेश का संरक्षण। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर ये रेडियो एक्टिवता क्या होती है, यानी कि जो भारी नाभिक होते हैं, भारी नाभिक जैसे 92 यूरेनियम 238, ठीक, भारी नाभिक होते हैं जो एल्फा, बीटा व गामा विकिरणों को उत्सर्जित करने का गुण रखते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिवता कहते हैं। यानी कि जैसे 92 यूरेनियम 238, ये स्वतः ही क्या करते हैं, एल्फा, बीटा व गामा विकिरणों को उत्सर्जित करने का गुण रखते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिवता। अब जैसे यहां से एल्फा कण निकल गया, यानी कि 2He4 निकल गया, अब क्या बचा, देखो 92 में से 2 गया तो 90, 90 पे क्या आता है, थोरियम, 90 TH। अब द्रव्यमान संख्या में भी 4 की कमी होगी, यानी कि ये द्रव्यमान संख्या है, तो इसमें देखिए कितना रह जाएगा, 234। तो आप देखिए, यानी कि उपरोक्त उदाहरण में यूरेनियम के नाभिक से एल्फा कण उत्सर्जन के साथ थोरियम का नाभिक प्राप्त होता है। ठीक, तथा पूर्व व पश्चात, पहले देखिए आप पूर्व व पश्चात कुल आवेश 92E यानी कि 92 प्रोटॉन रहता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। ठीक, अब देखिए इसका फोर्थ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यानी कि युग्म विलोपन अभिक्रिया में आवेश का संरक्षण। युग्म विलोपन अभिक्रिया में युग्म विलोपन अभिक्रिया में आवेश का संरक्षण। युग्म विलोपन अभिक्रिया में आवेश का संरक्षण। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और एक पॉजिट्रॉन लेते हैं। देखिए आप, यदि किसी निकाय में एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन लिया जाए, यानी कि क्या क्या ले रहे हैं अपन, एक तो इलेक्ट्रॉन ले लिया अपन ने -1E0 प्लस
प्लस 1e0 लिया जाए। ठीक, तो निकाय का प्रारंभिक आवेश, देखिए निकाय का प्रारंभिक आवेश -1 + 1 यानी कि क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, प्रारंभिक आवेश शून्य होता है। अब यदि इन्हें, अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, अब यदि इन्हें मुक्त कर दिया जाए, इनको क्या करेंगे अपन, मुक्त कर दिया जाए, तो आकर्षण बल के कारण यह एक दूसरे की ओर गति करते हैं। ये क्या करेंगे, यानी कि ये माइनस और ये प्लस, ये एक दूसरे की ओर गति करेंगे, एक दूसरे की ओर क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। तो आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे की ओर गति करते हैं तथा टकराकर विलुप्त हो जाते हैं तथा वहाँ दो गामा फोटोन, तो यहाँ पर ध्यान रखना, 2 गामा फोटोन प्राप्त होते हैं। तो अपन कहेंगे तथा वहाँ गामा फोटोन प्राप्त होते हैं जो कि विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, अर्थात निकाय पर परिणामी आवेश अब भी शून्य ही रहता है, क्योंकि गामा फोटोन क्या होते हैं, निरावेशित। क्या होते हैं, गामा फोटोन निरावेशित होते हैं, अतः निकाय पर अब भी शून्य, यानी कि जो आवेश का मान होता है वो क्या रहता है, शून्य ही रहता है, अर्थात युग्म विलोपन अभिक्रिया में आवेश का संरक्षण प्राप्त होता है। तो देखिए आप, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में क्या मिल रहा है अपने को, गामा फोटोन, और यहाँ पर ऊर्जा का जो मान होता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पर युग्म विलोपन अभिक्रिया में भी क्या होता है, आवेश का संरक्षण होता है। ठीक, अब देखिए विद्युत आवेश के जो मूल गुण है उनमें अपन पढ़ेंगे तीसरा मूल गुण, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। ठीक, आवेश का क्वांटीकरण तीसरा गुण है इसका, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। ठीक, यानी कि ऐसी भौतिक राशि जिसका आदान प्रदान, ऐसी भौतिक राशि जिसका आदान प्रदान सतत न होकर टुकड़ों में होता है। कैसे होता है, टुकड़ों में होता है, क्वांटीकृत राशि कहलाती है, तथा वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान संभव होता है उस राशि का क्वांटम कहलाता है। ठीक, फिर देखिए मेलिकन ने तेल बूंद प्रयोग की सहायता से विभिन्न तेल की बूंदों पर आवेश ज्ञात किया, तो उसने पाया कि सभी बूंदों पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम या इसके पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त हुआ। इस आधार पर उसने बताया कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है तथा आवेश क्वांटम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है तथा इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आवेश क्वांटीकृत राशि है तथा इसका आदान प्रदान सतत न होकर इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अर्थात वस्तु पर आवेश। अब देखिए आप, वस्तु पर आवेश का मान यानी कि Q बराबर ±NE होता है। ठीक, जहां n बराबर 1, 2, 3, 4, ... ठीक, तो यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण हो गया। अब इसके बाद में अपन एक न्यूमेरिकल लेते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से
किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। किसी धातु के गोले को अपन क्या कर रहे हैं, 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। आप जानते हो कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर धनावेश आएगा, और जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यानी कि जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि उसे देंगे, डोनेट करेंगे उसे, तो उस पर कौन सा आएगा, ऋणावेश। ठीक, और निकालेंगे तो उस वस्तु पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। तो देखिए आप, ये अपने पास यहाँ पर ये एक धातु का गोला है, इसके ऊपर 1 कूलम से क्या करना है, इसे धनावेशित करना है। तो अपने को क्या दिया हुआ है, Q बराबर 1 कूलम। Q बराबर कितना है, Q बराबर 1 कूलम। अब मान लेते हैं उससे अपन ने n इलेक्ट्रॉन निकाले। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इससे। भाई n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, भाई धनावेश कब आएगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इससे n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो ये n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ठीक, n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, लेकिन अपने को ये पता नहीं कि n का मान कितना है, ये तो ज्ञात करना है कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। अब आप जानते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, यानी कि E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन अपने को तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो E बराबर कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर आप जानते हो, क्या जानते हो, अभी आपने देखा था आवेश के क्वांटीकरण से, क्या देखा था, Q बराबर Ne। क्या होता है, Q बराबर Ne। तो n का मान निकालना है, n बराबर Q अपॉन E। n बराबर Q अपॉन E। तो इसमें मान रखेंगे, सोल्व करेंगे, तो आप देखिए n बराबर Q का मान कितना है, 1 कूलम, बटा E का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब ये 10⁻19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप देखिए n बराबर, इसे तोड़ लेंगे अपन, 10 इंटू, यानी कि 10 की घात क्या हो गया है, 19 हो गया, अभी तो 19 लिखते हैं, बटे 1.6। ठीक, अब देखिए n बराबर, इसको 10 इंटू 10⁻18 कर देंगे, 10 इंटू 10⁻18, क्योंकि ये यहाँ घात कुछ नहीं होती, एक घात मानी जाती है। 1 और 18 कितने होगा, 19, बटे कितना, 1.6। तो इसमें 10 में 1.6 का भाग लगाएंगे तो n बराबर कितना आएगा, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे अपने को। कितने, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखिए आप, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इस प्रकार से अपने को, अब देखिए अपने बुक्स का जो न्यूमेरिकल है वो लेते हैं अपन NCERT का। पहला न्यूमेरिकल देखिए आप, पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10�9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, यानी कि 1 सेकंड में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10�9 इलेक्ट्रॉन। 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो आप देखिए, आवेश का मान दिया हुआ है उसने, यानी कि Q बराबर 1 कूलम। Q बराबर कितना दिया हुआ है उसने, 1 कूलम। और आप जानते हो E बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अतः 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे अपन, यानी कि आप जानते हो आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर Ne। क्या होता है, Q बराबर Ne।
Q बराबर एन ई। तो n बराबर क्या होगा, Q अपॉन ए। n बराबर क्या होगा, Q अपॉन ए। तो इसमें मान रखेंगे अपन, तो n बराबर देखिए 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इसको अपन ने सोल्व कर रखा था। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी अपने पास, यानी कि कितने आ गए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। ठीक, अब देखिए उसके बाद में, अतः एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में लगा समय, और आपको पता है 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में लगा समय, यानी कि कितना होगा, T बराबर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इतने, और 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यानी कि 10⁻, कितनी दी हुई है अपने को, 10⁹ दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप देखिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 10⁻⁹। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना मान आता है, देखिए आप, T बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 में से 9 गए तो कितने बचे, 9, और ये किस में आएगा, जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा, किस में आएगा, सेकंड। ठीक, अब देखिए उसके बाद, अब इसको वर्ष में बदलना चाहते हैं, ये सेकंड में है, अब इसको वर्ष में बदलना चाहते हैं, यानी कि T बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 9, ये सेकंड में है। सेकंड को मिनटों में चेंज करते हैं तो 60 का भाग लगाएंगे, फिर मिनटों को घंटों में चेंज करेंगे तो 60 का भाग लगाएंगे, और ये घंटों में चेंज होगा, और घंटों को दिनों में चेंज करेंगे तो 24 का भाग लगाएंगे, और आप देखिए, और ये दिनों में चेंज हो गए, और दिनों को वर्षों में चेंज करेंगे तो 365 का भाग लगाएंगे। ठीक, अब देखिए आप T बराबर कितना आ गया, इसे सोल्व करेंगे अपन तो इसका मान आएगा 198 पॉइंट, यानी कि इसे सोल्व करेंगे तो 198.18 वर्ष, और ये समथिंग समथिंग कितना होता है, T लगभग बराबर 200 वर्ष, कितना होगा, 200 वर्ष। तो यहाँ पर कितना समय लगेगा, उसे 200 वर्ष लगेंगे। ठीक, ये आंसर हो गया अपने।